किसी देरी के। तो कैसा होगा कि अगर आप लोगों को इस धरती पर एक प्लेयर बनने का मौका मिले, आप लोगों को जॉब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लोग एक प्लेयर हैं तो ऑलरेडी आप बहुत ही ज्यादा शोहरतमंद हैं। लेकिन वो शोहरत आप लोगों के लेवल पर निर्भर है, यानी कि जितना आप लोगों का लेवल होगा उतनी ही आप लोगों की शोहरत होगी। लेकिन आप लोगों के प्लेयर बनने में ट्विस्ट ये होगा कि आप लोग लेवल अप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप लोग इस प्लेयर भरी दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। आप एक प्लेयर हैं लेकिन आप लेवल अप ही ना कर पाओ तो आप तो एक प्लेयर के नाम पर धब्बा हो। तो हाँ यार, तो ये स्टोरी एक ऐसे मेन प्रोटैगनिस्ट की है जिसको प्लेयर बनने का मौका तो मिल जाता है लेकिन वो लेवल अप नहीं कर पाता। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट प्लेयर बनने से पहले डिलीवरी बॉय का काम करता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजबूर है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी बूढ़ी माँ मर जाएंगी। डिलीवरी करने के बाद वो बिल बोर्ड पर एक नए प्लेयर के बारे में सुनता है जो कि हाल ही में ही एक प्लेयर बना है। तो वो हमें एक बात बताता है कि इस प्लेयर भरी दुनिया में 3 किस्म के लोग रहते हैं। पहला तो ह्यूमंस होता है, दूसरा सुपर ह्यूमंस होता है और तीसरा यूनिक एबिलिटी वाले लोग जो कि सुपर ह्यूमंस के भी बाप होते हैं। बिलबोर्ड पर जो नया प्लेयर जिसका नाम सियोक वू होता है वो एक यूनिक एबिलिटी का प्लेयर होता है जो कि न्यू जनरेशन का एक मॉन्स्टर है। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसे देखने के बाद उसके दिल में और भी चाहत बढ़ जाती है कि आखिर ये एजेंसी वाले इसकी चिट्ठी कब एक्सेप्ट करेंगे। इसी में ही रात हो जाती है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपना काम खत्म करने के बाद घर वापस आ जाता है। लेकिन सबसे पहले वो मेल बॉक्स को चेक करता है कि शायद एजेंसी वालों ने चिट्ठी बेच दी होगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, सारा का सारा फीस होता है। घर में जैसे ही दाखिल होता है तो सबसे पहले अपनी सिस्टर को पाता है। बहुत ज्यादा देर हो गई होती है लेकिन उसकी सिस्टर अभी तक जागी होती है, तो वो उसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो होमवर्क भी कर रही थी और अपनी अम्मी का ध्यान भी रख रही थी। इस बात को सुनता हुआ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो उसी में ही उसकी सिस्टर पीछे से उसे सरप्राइज करके हैप्पी बर्थडे बोलती है, क्योंकि उसका आज जन्मदिन है। तो उसके केक को देखने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि हम लोग इतने गरीब हैं कि केक तक को भी नहीं खरीद सकते, तो आखिर इसने खुद अकेले ही इस केक का इंतजाम कैसे किया। तो उसकी सिस्टर बताती है कि उसके साथ बचे कुचे पैसे तो थे, तो उसी से ही उसने ये केक आपके लिए खरीदा है। लेकिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने होते हैं वो बहुत ज्यादा फटे पुराने होते हैं। हालांकि उसने उसके लिए काफी अच्छे कपड़े खरीदे थे। तो वो समझ जाता है कि इसने अपने कपड़ों को बेचकर मेरे लिए केक लिया है। पहले में तो वो उदास होता है, लेकिन बाद में इसके बारे में सोचकर कि उसकी लिटिल सिस्टर इतना ज्यादा सब कुछ उसके लिए कर रही है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और खुशी खुशी उस लेटर को भी पढ़ने लगता है जो कि उस केक के साथ उसे मिला होता है। उस चिट्ठी को खोलते हुए उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि एजेंसी से आई हुई चिट्ठी थी जिसके लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और उन लोगों ने इसको एक प्लेयर के तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में ठान लेता है कि अब जबकि ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दे दिया है तो मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। मैं अपनी फैमिली के हालात बदलूंगा। और वो आखिरी बार अपनी माँ की ओर देखता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मेरे साथ इतने पैसे नहीं कि आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर पाऊं, लेकिन अब जबकि ऊपर वाले ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर लिया है तो मैं इस एहसान का बदला भरपूर उठाऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में जरूर एडमिट करूंगा। अगली ही सुबह वो एजेंसी के गेट के सामने खड़ा होता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद वो अंदर बढ़ जाता है। जैसे ही अंदर आता है सामने की ओर एक गाइड उसको बोलती है कि अपना इन्फो टैब खोलकर अपनी एबिलिटीज को जरा चेक करना। टैब जैसे ही खुलता है तो उसकी एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क आया होता है। जब वो उसके बारे में पूछता है तो वो सामने गाइड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे बताती है कि आप तो एक यूनिक प्लेयर हैं, यानी कि आप तो सुपर ह्यूमंस में भी सुपर ह्यूमंस हैं। मेन प्रोटैगनिस्ट यूकिम ये सुनता हुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो गाइड भी उसे बहुत ही ज्यादा चीयर अप कर रही होती है। तो पीछे वही बिलबोर्ड वाला बंदा बैठा होता है जिसका नाम सियोक वू होता है। वही पीछे से आकर उस गाइड से बोलता है कि क्या मैं इसका ट्रेनर बन सकता हूँ। वैसे भी ये और मैं सेम है, तो मुझे पता है कि इस बंदे को कैसे हैंडल करना है। गाइड ये सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन बाद में वो उसको ट्रेनर बनने की इजाजत दे देती है कि तुम इसके ट्रेनर बन सकते हो। और सियोक वू अपने यूकिम को पोर्टल तक ले जाता है जो कि उसका पहला टेस्ट होता है। जैसे ही वो दोनों
दोनों पोर्टल्स में एंटर करते हैं तो सामने की ओर बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स होते हैं, जिन्हें देखते हुए सियोक वो भी समझ जाता है कि कुछ मिसफंक्शनल हो गया है। लेकिन ये यूकिम को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो वो उसे बताता है कि क्या तुमने 100 गॉब्लिन टेस्ट के बारे में सुना है। तो यूकिम उसके जवाब में बोलते है कि हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। उसके रिजल्ट एकदम सच थे, लेकिन उसको फेस करना एक भारी भरकम मुसीबत से बहुत ज्यादा था, तो इसलिए उसे बैन कर दिया गया था। तो सियोक वो अटैक करता हुआ उसे बताता है कि जब एक प्लेयर 4-5 घंटे में इस टेस्ट को पास करता है तो वो एक हाई पोटेंशियल प्लेयर होता है। अगर 2-3 घंटों में कर लेता है तो वो एक रैंकर होता है। अगर वो 1 घंटे में कर लेता है तो उसका मतलब वो एक हाई रैंकर है। और जहाँ तक हम दोनों की बात होती है तो हम कुल मिला के पूरे 10 मिनट में इस टेस्ट को पास करते हैं। जहाँ तक एक हाई रैंकर को 1 घंटा लग जाता है तो हम उसे 10 मिनट में कर दिखाते हैं। और जहाँ तक एक हाई रैंकर अपने आप को लेवल अप करने में 1 साल लगा देता है, वो हम 1 महीने में कर देते हैं। तो इन सारी बातों को सुनता हुआ यूकिम बहुत ही ज्यादा हैरान और अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पेशल समझने लगता है। गोब्लिन्स को हराने के बाद सियोक वो उसे बताता है कि मैं खुद का एक गिल्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे टैलेंटेड प्लेयर की जरूरत है। तुम अभी यूनिक रिट्रेनर बने हो, लेकिन मैं फ्यूचर में तुम्हें अपनी गिल्ड में देखना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि तुम तब तक अपनी लिमिट को सरपास कर गए होगे। तो ये सब बातें सुनने के बाद बात मेन मुद्दे पर आती है कि यूकिम के एबिलिटीज को जाना जाए तो वो उसे एक गोब्लिन से लड़ने का बोलता है और वो उसे टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बताता है कि इसकी वीकनेस क्या है और कहाँ अटैक करना है और कहाँ डॉर्च करना है। यूकिम सियोक वू से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वो अपनी लाइफ को सियोक वू से भी बेटर करना चाहता है। और वो गोब्लिन जो कि यूकिम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो यूकिम बोलता है कि अब अपनी जिंदगी को चेंज करना ये मेरे हाथों में है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। तो अगले ही पल 5 साल गुजर जाते हैं और वहाँ पर एक ट्रेनर और एक प्लेयर आए होते हैं। तो उसका ट्रेनर सामने की ओर एक अनजान लड़के को पाता है जिसको बहुत ही ज्यादा पॉइंटलेस नजरों से देखता हुआ उसी का ही प्लेयर अपने गाइड से बोलता है कि इस बंदे की सांस इतनी क्यों फूली हुई है, क्या ये टेस्ट को पास करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि इसकी सांस इतनी ज्यादा फूली हुई है। तो वो गाइड उसे बताता है कि तकरीबन 5 साल पहले ये यहाँ पर आया हुआ था और इसे एक यूनिक एबिलिटी भी मिली थी, लेकिन इसकी किस्मत कुछ चेंज है क्योंकि यूनिक एबिलिटी भी इसके साथ है, लेकिन इसका लेवल अभी तक 1 है और इसे सब लोग लेवल 1 प्लेयर के नाम से भी जानते हैं। और ये लेवल 1 प्लेयर और कोई नहीं बल्कि हमारा यूकिम होता है। तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक यूकिम लेवल 1 प्लेयर है। यूकिम अपने आप को भी कोसता है और अपनी इस एबिलिटी को भी कोसता है कि आखिर मैं लेवल अप कब करूंगा। अगले सीन में प्लेयर्स जो कि अपने आप को लेवल अप करने के लिए टावर पर आए होते हैं, उनका पहला दिन होता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा लेवल अप कर गए हैं और वो अपने गाइड से भी थैंक यू बोलते हैं कि आपके ही वजह से हम इतना ज्यादा लेवल अप कर चुके हैं। तो उनका गाइड ग्रोथ देखने के बाद उन लोगों को कल सुबह 2nd फ्लोर की एंट्रेंस पर देखना चाहता है और वो ये उन लोगों को बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो लोग अपने गाइड की बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा जो कि उसकी रेपुटेशन को खराब कर देता है, वो बताता है कि ये जो हमारा गाइड है ये एक यूनिक रिट्रेनर है। ये खबर सुनते हुए सारे लोग अपने आप को स्पेशल समझने लगते हैं कि वो एक यूनिक रिट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन उसकी इस पॉइंट को देखने के बाद कि एक यूनिक रिट्रेनर 1st फ्लोर पर क्या कर रहा है, तो वो मेन मुद्दे पर आता है और वो बोलता है कि ये जो सामने हमारा गाइड है इसका एक निक नेम है और वो है द लेवल 1 प्लेयर। ये लेवल अप नहीं कर सकता और ये बॉटम पर है और जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। यूकिम एक गाइड का काम करता है, तो गाइड के काम को खत्म करने के बाद वो अपने गुप्त स्पॉट पर आ जाता है जहाँ पर रोजाना एक गॉब्लिन स्पॉन होता है और वो वहाँ पर अपने गाइड के काम को खत्म करने के बाद अपनी ट्रेनिंग करता है। उसके लिए एक गॉब्लिन के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसके बाद उसे प्रॉफिट अच्छा नहीं मिलता। तो वो यहाँ पर चीट करने के बारे में सोचता है कि जैसे ही वो स्पॉन होगा तो वो पीछे से उस पर एक अटैक करके उसे मार डालेगा और उसका प्रॉफिट उसे जल्दी मिल जाएगा। तो गोब्लिन स्पॉन होता है और वो उसके पीछे पीछे बड़ी ही शांति से आ रहा होता है। वो गोब्लिन के साथ लड़ना नहीं चाहता, इसलिए पीछे से उस पर अटैक करना चाहता है, लेकिन उसका वो अटैक झंड हो जाता है क्योंकि वो गोब्लिन उसे देख लेता है और पूरे 1 घंटे के लिए उन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है। वो एक गोब्लिन के साथ पूरा 1 घंटा लड़ता है और बाद में उसको मारकर उस टावर से बाहर निकल जाता है। उसे बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। अपनी इन्फो को मैनेजर को बताने के लिए वो उसके कमरे का जब दरवाजा खोलता है तो सामने से उसका दोस्त थाई आ जाता है। थाई उसे देखने के बाद उसे सॉरी बोलता है, जिसको सुनकर यूकिम कंफ्यूज हो जाता है और वो इसके बारे में मैनेजर से पूछता है। मैनेजर भी यूकिम का काफी अच्छा दोस्त है और वो उसे बताता है कि आज जो प्लेयर्स को तुमने गाइड किया था ना, तो वो कल से तुम्हारी गाइडेंस नहीं लेना चाहते। यूकिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि कुछ गलती भी नहीं हुई और वो गलती के बिना उसकी गाइडेंस को नहीं
लेना चाहते, आखिर मसला क्या है। तो मैनेजर उसको सारी बात बताता है कि उन लोगों ने वो रूमर सुना है। यूकिम एकदम चुपचाप हो जाता है और समझ जाता है कि अब बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये एक सच है और वो सच को झुठला नहीं सकता। बाद में टीवी पर ट्रेंडिंग न्यूज चल रही होती है कि 75th फ्लोर को यंग जनरेशन टॉप गिल्ड क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। यूकिम पहले से ही इतना ज्यादा उदास है और ऊपर से ये न्यूज उसकी जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। प्लेयर्स बिल्कुल एक आइडल की तरह होता है, लेकिन वो भी तो एक प्लेयर है, लेकिन वो अपने आप को इतना दूर पाता है जैसे कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान हो। तो उस न्यूज को देखता वो उसे बंद कर देता है ताकि उसे और भी ज्यादा अपने आप पर तरस न आए। उसकी मेहनत का फल उसे देता हुआ मैनेजर उसे बताता है कि एक जॉब है जो कि स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए है और तुम्हारे अलावा उसे और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक यूनिक ट्रेनर का ऑर्डर है। अगली ही सुबह टावर में दोबारा यूकिम होता है, क्योंकि उसकी गाइड की जॉब लगी होती है और वो अपना नाम सियोन बताता है। सियोन यूकिम से बोलता है कि मैंने सियोक वू से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तो वो जो यूनिक ट्रेनर जिसने ये ऑर्डर दिया था, तो यूकिम समझ जाता है कि वो सियोक वू था और वो अपने मन में उसका शुक्रिया भी अदा करता है कि वो उसे आज तक याद करता है। बाद में सियोन अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि वो उनका लीडर है और उनकी टीम यूकिम से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली होती है, क्योंकि सियोक वू का वो जो दोस्त है और वो सियोक वू के बारे में उससे बहुत ज्यादा सवालात करते हैं। तो यूकिम उसे बताता है कि तुम 4 दिनों और 5 रातों के लिए मेरे साथ होगे और तुम लोगों को सियोक वू के बारे में और इस फ्लोर्स के बारे में जितना भी जानना है तो वो मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। तो अभी के लिए आज के लिए प्लान बनाते हैं कि गोब्लिन के साथ कैसे लड़ा जाए। अगले ही पल शाम हो जाती है और वो गोब्लिन से लड़ने के बाद अपने कैंप्स को लगा लेते हैं। तो यूकिम की कुकिंग को देखने के बाद सारे उसे मास्टर शेफ बुलाते हैं। उसी में ही एक बंदा जो कि जाइवून होता है, वो यूकिम से बोलता है कि मिस्टर गाइड, मैंने सुना कि तुम लेवल अप नहीं कर सकते। सियोन गुस्सा तो जाइवून अपना मुंह बंद कर देता है। तो यूकिम उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं लेवल अप नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पहले के 4 फ्लोर्स के बारे में मुझे इतनी डिटेल पता है कि वो एक रैंकर को भी नहीं पता होगी। यूकिम के टैक्टिक्स से उन लोगों का लेवल अप भी हो गया है और उन लोगों को एक कोड़ी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बातों बातों में यूकिम उसे गार्डियन के बारे में बताता है। तो गार्डियन उन लोगों ने कभी भी नहीं सुना। यूकिम बताता है कि हर एक फ्लोर का एक गार्डियन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इतना ज्यादा खतरनाक कि एक रैंकर को भी उसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिसको सुनकर वो सारे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन यूकिम उन लोगों को शांत करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि पहले के 4 फ्लोर्स के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मैंने आज तक रैंकर को इन 4 फ्लोर्स में नहीं देखा, इसलिए अपने इस लटके हुए मुंह को दोबारा ठीक कर लो। तो सीन कट हो जाता है और चौथे फ्लोर पर गार्डियन के आने का सीन हमें दिखाया जाता है, जो कि एक ऑर्क के पीछे भाग रहा होता है। भागता हुआ ऑर्क आखिर में गिर जाता है, जो कि उस गार्डियन को देखने के बाद उसकी तो पैंट गीली हो जाती है और एक पल में ही वो उस ऑर्क को फाड़ देता है। और वो गार्डियन खुद भी एक ऑर्क होता है और अपने ही लोगों का ये हाल करता है, तो बाकी प्लेयर्स का क्या करेगा।